नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही उन तमाम तैयारियों की और हो रही उन तमाम गठबंधन की अटकलबाजियों की, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार का राजनीतिक समीकरण विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के होश उड़ाने वाला है। सवाल ये है कि आखिरकार जिन दो चेहरों को लेकर के ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम पक्ष और बहसबाजी का दौर चल रहा है, क्या वाकई उन दो चेहरों के बीच, उन दो पार्टियों के बीच गठबंधन होना तय पाएगा, और अगर हुआ तो सीट शेयरिंग को लेकर के मामला किस तरीके से अपने अंतिम अंजाम की ओर बढ़ेगा। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रांशी। इनसे समझते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हुए उनकी समझ में क्या वाकई उत्तर प्रदेश और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद का वो राजनीतिक दबदबा है जिसकी वजह से मायावती दलित वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए गठबंधन करने पर मजबूर होगी, और गठबंधन हुआ तो सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या हो? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें आई हैं, 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर मांग रही थी अखिलेश यादव की, लेकिन इस मांग को कहीं ना कहीं खारिज होते हुए देखा गया। हमने एमपी में भी देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से सियासत वहां पर काफी तेज हो गई थी, और नौबत ये तक आ गई थी कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव को मनाना तक पड़ा था, उनके संपर्क में आना पड़ा था। इसके बाद से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की बात रखी है अब यूपी में, क्योंकि उनका कहना ये रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा हम तभी बनेंगे जब जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वह पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखा जाए जो तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उनको देखते हुए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अब भी हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका तक गया, उस दौरान भी अखिलेश उनका साथ देते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं वो बातें यही निकलकर सामने आई थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती, इस गठबंधन से बसपा जुड़ जाती, तो अखिलेश यादव इस मांग को कम करते हुए भी नजर आए। लगभग 35 सीटों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी, और दावे ये तक किए गए कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इतनी ही सीटें चाहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा गया कि 10 से अधिक सीटें यहां पर मायावती को दी जा सकती थी, लेकिन मायावती को लेकर भी ये दावे किए गए थे कि मायावती अगर इस गठबंधन में आती हैं तो उनकी मांग यहां पर तकरीबन 30 सीटों पर रह सकती है, क्योंकि 10 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें यूपी की सियासत में यहां पर बसपा का वर्चस्व देखने को मिलता है, जिस पर पहले से ही वह जीत हासिल करके बैठी हुई थी। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर सीट शेयरिंग की यही बातें सामने आई। लेकिन अब बात यहां पर अगर आपने की है चंद्रशेखर आजाद की, तो अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में एंट्री ले सकते हैं, वह इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, जिससे कि दलित और पिछड़े वर्ग को साधा जा सके। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि लगभग 2 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। पहली सीट तो यही है कि नगीना से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये सीट कंफर्म है। और इसके अलावा देखा जाए आगरा से चुनाव लड़ने को लेकर यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, और इसके अलावा लालगंज सीट भी है। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर फिलहाल ये जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि रालोद के साथ, यानी कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जो है उनके साथ अखिलेश यादव पहले ही सहमति बना चुके हैं। तो इस तरह से यूपी में जिन जिन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उनके लिए सीट शेयरिंग की बात पहले ही फाइनल कर ली गई है। अब यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा पहले ही मायावती कर रही है, और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि हम अपने एक एक नेता को 80 लोकसभा सीटों पर उतारेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी, जो बीजेपी इस वक्त यूपी में सत्ता में है, आखिरकार 80 लोकसभा सीटों में से क्या मायावती यहाँ पर 10 सीटों पर भी जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के यही बड़ा सवाल है दर्शकों कि आखिरकार मायावती जिन जिन सीटों को लेकर के या फिर जिन जिन सीटों पर जीत को लेकर के दावे कर रही है, क्या वहां का राजनीतिक समीकरण इस बात की इजाजत देता है कि मायावती अपने अकेले दम पर, अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतर जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव क्या साफ तौर पर इसलिए भी दूरी बना रहे हैं मायावती से, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती का राजनीतिक
रसूख जो है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती की पार्टी के जो तमाम वोटर्स हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच कर चुके हैं, या फिर वो कांग्रेस की तरफ विकल्प के रूप में देख रहे हैं और बचे खुचे जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। तो क्या अखिलेश यादव और खुद मायावती दोनों ही इस बात से चिंतित है कि अगर गठबंधन हुआ और गठबंधन होने के बावजूद भी जीत नहीं मिल पाई तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर तमाम वोट जो है ट्रांसफर हो जाएंगे और इस पूरे खेल के बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक विकल्प जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं आज दर्शकों, चंद्रशेखर की, दरअसल इस नाम को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा, इतनी ज़्यादा बहस या फिर इतना ज़्यादा विवाद इसलिए भी है क्योंकि मायावती की उस राजनीतिक ज़मीन पर कहीं ना कहीं ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार मायावती को इस मामले में नरमी दिखानी चाहिए, गठबंधन कर लेना चाहिए या फिर उनके साथ लड़ना चाहिए। एक सवाल ये रहेगा, क्या आकाश आनंद को बीएसपी में एक अहम जिम्मेदारी देना चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर पेश करना है, या फिर आप कहें कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, चूँकि चंद्रशेखर रावण वो चेहरा है जो लगातार जो है ज़मीनी स्तर पर राजनीति और अपने समाज की बातों को लेकर लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए। तो क्या आकाश आनंद उस तरीके से चंद्रशेखर रावण को काउंटर कर पाएंगे आने वाले भविष्य की राजनीति? देखिए, अभी जिस तरह से मायावती ने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, इसके बाद से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को पहली बड़ी चुनौती तो मिल चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बार बार यही कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती उनकी मां के समान है, वह चाहे तो मुझे कुछ भी कह सकती हैं और उनकी हर एक बयान का वह समर्थन देते हुए भी नजर आते हैं। एक वक्त उन्होंने ये बात भी कही थी कि वो पल कभी ना कभी तो आएगा जब मायावती कहेंगी कि आप जिम्मेदारी संभालिए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ये इंतजार था कि बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ तो अब तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को आगे करके ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी की जो कमान है वही संभालेंगे, यानी कि आकाश आनंद संभालेंगे। दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे यहाँ पर विपक्षी राजनीतिक दलों के कोई भी नेता हो, आकाश आनंद उन्हें साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। चाहे बात कर ली जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की जो बातें कही थी उस वक्त भी आकाश आनंद ने अपनी बात रखी थी। तो ऐसे में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देते हुए तो आकाश आनंद नजर आ रहे हैं, लेकिन उस अनुभव पर अगर रुक कर लिया जाए, मायावती को जितना अनुभव है राजनीति में उसकी तारीफ करते हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक अनुभव की बात कर ली जाए तो आकाश आनंद में अभी वो अनुभव आया ही नहीं है। तो इसके लिए अभी काफी समय लगेगा अब्रार, और देखते हैं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की कमान को आकाश आनंद किस तरीके से संभालते हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में यही देखना होगा कि मायावती आखिरकार अपने भतीजे को आगे करके इस पार्टी को कैसे संभाल पाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश और देश भर की तमाम राजनीतिक अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।